आज का यह संदेश अपने कुछ आत्मीय जनों की प्रार्थना पर है, जिन्होंने एक बहुत ही सामयिक समस्या पर मेरा ध्यान आकृष्ट किया है। तो यह समस्या युवा पीढ़ी से जुड़ी है और यद्यपि मेरा विषय तो आत्मविषयक जो बिंदु हैं, विषय हैं, उनका है, लेकिन फिर भी इस प्रश्न को या उनकी इस प्रार्थना को हमने बहुत ही हृदय से स्वीकार किया है और हमें भी इस प्रश्न पर कुछ कहने का या बोलने का औचित्य समझ में आया, तो ये संदेश हम शुरू कर रहे हैं आज। यह इस देश की युवा पीढ़ी से जुड़ा हुआ संदेश है। तो मुझे बताया गया कि अभी किसी सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है जिसने कोई ऐसी टिप्पणी की युवाओं को लेकर जिससे युवाओं में काफ़ी असंतोष है और बड़े क्षुब्ध हैं और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में कई एक चीज़ें सामने आ रही हैं। तो उसमें बहुत सारी डिटेल्स दिए गए उसमें, तो उसी प्रकाश में हम कुछ आज कहना चाहेंगे, क्योंकि यह सचमुच बहुत ही संवेदनशील विषय है। यह देश अभी विश्व के किसी भी देश से सबसे युवा आबादी वाला देश है और इस समय युवा शक्ति संख्या बल में कह लो या किसी भी तरह से अगर देखो तो भारत इस समय युवाओं का देश कहेंगे। तो उस युवा पीढ़ी में अगर किसी भी तरह का संतोष है, किसी भी तरह की अगर पीड़ा है या कुछ ऐसी बात है, तो यह देश के लिए और देश के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए यह बड़ा ही अमंगल सूचक है फिर, क्योंकि यह कालखंड जो चल रहा है इसमें एक संभावना है कि संपूर्ण विश्व को बहुत ही सुंदर बनाया जा सकता है और संपूर्ण विश्व आज सुंदर हो या कभी भी सुंदर हो, इस सुंदरता का जो स्रोत है वह यह देश होगा, भारत। तो हम इस पर काफ़ी जो भी हमारे से बन पड़ेगा, समय तो बहुत न्यूनतम होता है मेरे पास, लेकिन फिर भी हम कम से कम समय में कुछ सूत्र रूप में हम कहना चाहेंगे। तो पहले तो इस देश के युवाओं से हम ये कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो जाना या किसी भी बड़े पद पर किसी व्यक्ति का चले जाना, उसका अर्थ ये नहीं होता कि वो भगवान हो गया है। और जब भगवान वो नहीं हुआ है तो भगवान छोड़कर और दूसरी कोई भी एंटिटी अगर है, कोई भी सत्ता अगर है, वो चाहे देवता हो या कोई भी, या कितने भी श्रेष्ठ हों, कोई नोबेल लॉरेट हो या कहीं भी कोई राष्ट्राध्यक्ष हो या कोई भी ज्ञान विज्ञान में या किसी भी क्षेत्र में शिखर पर बैठा हुआ है, तो वो त्रुटि रहित हो गया है, उससे भूल नहीं हो सकती, उससे गलती नहीं हो सकती, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अब तक जो रिसर्च है या अब तक जो बातें हैं ज्ञान के क्षेत्र में, उसमें यही है कि भगवान छोड़कर बाकी जो कुछ भी है वो सब त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण का अर्थ कि उसमें कमियां हैं, केवल भगवान में वो कमी नहीं है, बाकी सब में कमियां हैं। तो अगर कमियां हैं और उससे वो कुछ बात ऐसी आ रही है, तो हम ये कहेंगे कि उसका सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना या कोई भी बड़ा पद, हमने कहा कुछ भी हो जाना, लेकिन वो त्रुटि रहित नहीं हो सकता, तो इसलिए गलती हो सकती है उससे। तो अब वो किस तरह से, क्या प्रेरणा थी, कैसा था, वो एक अलग बात होगी। लेकिन अभी हम ये कहेंगे कि न कि आज का यह चीफ जस्टिस, बल्कि दुनिया के, इस देश का ही नहीं बल्कि इस दुनिया के जुडिशरी का इतिहास बहुत गलत रहा है। केवल भारत की बात नहीं है, संपूर्ण विश्व की बात हम कर रहे हैं। तो जो न्यायपालिका रही है उसका इतिहास बहुत सुंदर नहीं है और उसके हाथ रक्त रंजित हैं
खून से सने हुए हैं, और जितने भी तरह का और भी जो विकृति हो सकता है, न्यायालयों का ये इतिहास रहा है। न सिर्फ इस, और न्यायालय कोई ईंट बालू पत्थर या किसी दरबार सजा हुआ ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो मनुष्य उसको प्रतिनिधित्व देता है, मनुष्य उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो न्यायाधीश हैं उनका इतिहास भरा पड़ा है, और ऐसे ऐसे जघन्य अपराध सब हुए पड़े हैं इस न्यायपालिका से। और न्यायपालिका से अर्थ है कि जो उस पद पर जो न्यायाधीश रहे हैं, जो न्यायमूर्ति रहे हैं, उनका इतिहास रहा है। ये वही न्यायमूर्ति हैं जिन्होंने ईसा को क्रूसिफाइड कर दिया, और आज दुनिया ईसा को किस तरह से लेती है आप देख रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो धर्म है वो ईसाइयत है। यही जो जुडिशरी है जिसने सुकरात को जहर पिला दिया। तो और आज उस सुकरात को लेकर प्रजातंत्र पढ़ते हैं, और सुकरात को लेकर आज तमाम आदर्श हैं, और उसको दुनिया को सीख रही है। ऐसे कीमती लोगों को, और अगर हम इस सूची को लेकर बैठें तो बहुत लंबी सूची है, उसमें काफ़ी बड़ा समय लग जाएगा। बाकी आप देखिए, अपना इतिहास खंगालिए और उसमें देखिए कि न्यायपालिका का और जो न्यायमूर्ति सब बैठे हैं उनका क्या है। और जब उन्होंने पीछे का जो भी इतिहास रहा है, अभी आप देख रहे हैं इस देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया गया, ये जुडिशरी है जिसने फांसी दिया। अब वो भारत के लोग हों या यहाँ के लोग हों, मैं कह रहा हूँ कि संपूर्ण विश्व में न्यायपालिका का इतिहास रक्त रंजित रहा है, और इनका इतिहास बहुत सुंदर नहीं कहा जाएगा। और अगर इसमें ऐसा रहा है तो कहीं से भी प्रशंसनीय तो हो ही नहीं सकता। तो वो भी न्यायाधीश थे, तो इतनी बड़ी बड़ी जघन्य उनसे अपराध होते रहे हैं। तो ईसा ने लेकिन फिर भी क्या कहा, इनको क्षमा करो क्योंकि ये अज्ञानी है। जैसा हमने कहा, ये पूर्ण ज्ञान केवल और केवल ईश्वर के पास, ईश्वर का जो भी परिचय आपके पास होगा, ईश्वर का जो भी डेफिनेशन आपके पास होगा, उसमें ये बात है कि वो परफेक्शन में है। ईश्वर को छोड़कर किसी भी विषय में परफेक्शन किसी और एंटिटी का नहीं हो सकता। तो इसलिए जब हम ये जानते हैं, यह जानते हुए ईसा ने कहा कि इनको क्षमा करो। अब जो लोग भी उसमें शामिल थे, वैसे उन्होंने सबको कहा, उसमें राजनीति के लोग भी थे, उसमें धर्म वाले लोग भी थे। तो राजनीति वाला कह लो, धर्म वाला कह लो, या न्याय प्रणाली वाला कह लो, या जिस किसी को भी कह लो, और फिर आम लोग। न्यायाधीश तो दोषी था ही, लेकिन भीड़ ने इतना दबाव बनाया, आम लोगों ने भी इतना दबाव बनाया, चाहे वो बहक कर हो या बहका कर हो, उनको बहकाया गया, उनको ऑर्गेनाइज किया गया, या जो कुछ भी हुआ उस समय का इतिहास आप देखिए, तो ये भीड़ तंत्र जो है ये भी कम नहीं है फिर। तो ये सब बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन फिर भी ईसा ने उस भीड़ को भी, और उस भीड़ का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसको भी, और धर्म के लोग या राजनीति के लोग या न्यायपालिका के लोग या जितने भी लोग हों, उन सभी को उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो भी कहा क्षमा के योग्य माना उनको, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये अज्ञानी है, इग्नोरेंस में है, इनको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। तो वही बात लागू हो रही है आज भी। तो पहली बात कि ये क्षमा के योग्य हैं और ये दया के पात्र हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि जो ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं तो उनको अपने पावर का और अपने सत्ता का मद कितना चढ़ जाता है कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि उनको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। तो अगर हम कुछ कहते हैं या कोई भी कुछ न्यायपालिका के खिलाफ कहता है, तो उन्होंने अपना एक नियम बना रखा है कि आप नहीं बोल सकते, आपको बोलना ही नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं जिसका मतलब है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप आवाज़ दबाइए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके या कुछ भी करके, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा को जरा देखिए कि अगर इतना बड़ा पद आपको दिया गया है और इतना बड़ा अगर अधिकार आपको दिया गया है, इतनी बड़ी शक्ति आप में इन्वेस्ट की गई है, क्या आपका कोई ऐसा दायित्व नहीं बनता? क्या कोई आपका मॉरल कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है?
और अगर है तो आप शब्दों के साथ अगर अगर ऐसा खिलवाड़ करते हैं या शब्दों के साथ अगर आप संयमित नहीं रह रहे हैं तो आपसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। आप तो पहले ये देखो कि आप यूथ को क्या बोल गए और किसको क्या बोल गए, और भी बहुत कुछ आप बोलते रहते हैं, लेकिन आप न्यायपालिका की स्थिति को देख रहे हैं। आपके नाक के नीचे क्या होता है पता है? वहां जो कर्मचारी हैं, वहां जो दूसरे लोग हैं जुडिशरी से जो जुड़े हुए हैं, जो खास करके आपके एम्प्लॉइज हैं, वो सब क्या करते हैं? एक मामूली चपरासी भी वो बिना किसी पैसे के एक मुहर नहीं लगा सकता। तो ये सब आपको पता है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, सब पता है आपको। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है न्यायपालिका में जिसका कोई जवाब नहीं है। अब जजेज करते हैं या नहीं करते हैं हम उसमें नहीं जा रहे, और हम अंदर खाने बहुत सारी बात है जो हम इसको देख पा रहे हैं, लेकिन अगर हम कहेंगे तो अच्छा न लगे और फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन फिर आपको हम कह दें कि आप अपनी अंतरात्मा को जरा देखो कि क्या कर रहे हो आप। अब जिन बच्चों को आपने कॉकरोच कहा या कुछ भी आप कह देते हैं, किसी पर भी कुछ भी कह देते हैं। हमने पीछे किसी चर्चा में कहा था राधा कृष्ण को कुछ कह दिया, क्या तो वो लव इन उसमें लिव इन में रहते थे। तो ऐसे ऐसे उनके बहुत सारे दस्तावेज हैं जो बड़ा अजीब सा लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या ये कहीं का भी न्यायाधीश है, या ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। तो ये करते ही रहते हैं। और जैसा हमने कहा कि जुडिशरी कह लो, और नॉट ओनली जुडिशरी बल्कि जो भी क्षेत्र है, चाहे राजनीति है, वो सभी ज्ञात इतिहास अब तक जो है, ज्ञात इतिहास उसके जो दस्तावेज उसको खंगाला जाए तो कोई भी क्षेत्र इस तरह की अज्ञानता से अछूता नहीं है। फिर तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भी भत्सना की जाए, वो कम है, क्योंकि इतनी एम्पैथी और इतनी तो संवेदना होनी ही चाहिए कि, और बोलने में कम से कम, कि हम क्या बोल रहे हैं, हम किस पद पर हैं, हमारा क्या बनता है, दायित्व बनता है। तो और भी कुछ कहा जा सकता था, और भी कुछ बोला जा सकता था, कुछ और भी कहा जा सकता था, लेकिन अब ये कॉकरोच जैसी चीज। तो अगर कोई प्रतिक्रिया आ रही है तो प्रतिक्रिया बहुत जस्टिफाइड है, और बहुत ही ज्यादा इसको निंदित करने जैसा स्टेटमेंट हम कहेंगे। इसकी जितनी भी हमने कहा निंदा करी जाए, जितनी भी इसकी भत्सना की जाए, बहुत थोड़ी पड़ जाएगी। तो इतना कहने के बाद फिर हम कहेंगे कि अब जो प्रतिक्रिया आ रही है, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा इसमें, कि प्रतिक्रिया जो आ रही है, और अब वो कह रहे हैं कि इसको लेकर के एक बहुत दूसरी तरह का एक ऐसा कुछ आंदोलन जैसा खड़ा हो रहा है, और फिर उसमें क्या तो कोई पार्टी बन गई, अब कॉकरोच नाम की पार्टी बन गई। तो कोई कॉकरोच नाम की पार्टी बन गई। अब आप वहाँ रहते हैं, आपको पता है कौन सी पार्टी बन गई, उसको कौन लोग चला रहे हैं, कौन सा क्या है, कैसे हो रहा है, ये सारा डिटेल्स आपके पास है, तो हम उसके लिए नहीं बैठे हैं। अब वो कॉकरोच की पार्टी बन गई, और वो कॉकरोच की पार्टी जो बन गई, तो अब एक सो किसने बनाया, तो ये सारी चीज़ों को समझने जैसा है। और अब जो इस संदर्भ में जो कुछ हो रहा है इस देश में, तो मैंने क्या कहा कि ये हमारा विषय नहीं है। मैं तो, हम राजनीति के क्षेत्र से हैं ना, हम किसी भी क्षेत्र से नहीं है, हमारा कोई क्षेत्र नहीं है। वैसे हम तो ईश्वर को रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और जो महापुरुषों का मार्ग है उसके ऊपर चलते हैं, तो उसके प्रकाश में ही हम कुछ कहेंगे। तो हमें उस डिटेल्स में नहीं जानना है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या क्या। तो वो जो कुछ भी बन गया है, और उसमें जो अभी लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो बहुत शुभ नहीं माना जा सकता। बहुत शुभ नहीं, ये होता रहा है इसलिए शुभ नहीं माना जा सकता कि ये पहली बार कोई पार्टी बनी है, ऐसा नहीं है। दुनिया का इतिहास अगर आप देखेंगे तो परिवर्तन के नाम पर बहुत सारी क्रांतियां यहाँ पर हुई हैं। इस देश ने स्वतंत्रता आंदोलन देखा है। इस देश ने अभी थोड़े समय पहले एक आंदोलन और देखा था, जिसमें कोई लोकनायक, या ये भी छात्रों का, युवाओं का ही वो आंदोलन था। तो वो सब कुछ आपके सामने है, उस पर थोड़ा हम बात करेंगे अभी।
लेकिन हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये समय जो है, इस समय युवाओं का समय है। पीछे जो खेल होता रहा, पीछे जो चीज़ें होती रहीं, उसको ठीक है अपने जगह पर, हमें उससे कुछ लेसन लेना होगा, तो उस पर भी हम देखेंगे इसको। लेकिन अभी ये कहना ये है कि ऐसा कुछ ना हो जाए इसकी प्रतिक्रिया में कि एक बड़ी संभावना जो दिख रही है इस समय, और मुझे ही दिख रही है ऐसा नहीं, पूर्व महापुरुषों ने बहुत पहले इसकी घोषणा कर दी है। तो अभी ये भारत का समय है, अभी इस देश का समय है, और देश के युवाओं का समय है खास करके, क्योंकि युवा शक्ति, जैसा हमने कहा कि पूरे विश्व की युवा आबादी और भारत की युवा आबादी, अगर दोनों को कंपेरेटिव देखा जाए, अगर कंपैरिजन में देखा जाए, तो इस समय भारत की जो युवा आबादी है, वो संख्या बल में कह लो या और भी कोई युवाओं की बात हो सकती है, जैसे मॉरलिटी है या और भी चीजें हैं, तो भारत के युवा हैं। और इसी के साथ हम कहना चाहेंगे आपको कि आप भारत के युवा हैं, ये ध्यान रखना है। भारत एक अलग एंटिटी है, इसको ध्यान रखना है। आप युवा तो हैं, लेकिन आप भारत के युवा हैं, तो ये एक पहचान है भारत के युवा। और अन्य दूसरे भी जो युवा ही हैं वो, लेकिन फिर भी हमने जो ये वर्गीकरण कहा कि भारत के युवा, तो भारत के युवा का रहस्य और भारत के युवा की महिमा बहुत अधिक है। फिर तो पीछे इस पोटेंशियल को ठीक से देखा नहीं गया है, और जैसा हमने कहा कि चाहे वो न्यायपालिका के लोग हों या राजनीति के लोग, ये ऐसा ही चलता रहा है सारा, और फिर एक बार वही कहानी दोहराने के लिए फिर से देखा जा रहा है कि चीजें आ गई हैं। तो इस बार ये कहानी नहीं होना चाहिए। ये इस बार फिर से ये खेल कि कोई पार्टी बन गई और फिर वो कोई पार्टी बन करके और फिर युवाओं को बहला कर बरगला कर, नहीं, जो चीफ जस्टिस ने कहा वो ठीक है अपने जगह पर, लेकिन मूव ऑन करिए वहां से, चीजों को समझिए वहां पर। वो तो इग्नोरेंस में और वो चीफ जस्टिस के अहंकार में और पद के अहंकार में कैसे लोग पागल हो जाते हैं, उसका एक परिचय है। मुझे नहीं पता कि जो मैं बोल रहा हूँ ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या क्या है। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि मैं जो सत्य है उसको रख रहा हूँ, और अगर सत्य का कोई आग्रह उस चीफ जस्टिस के पास है या न्यायपालिका के पास है या राजनीति वालों के पास है, मेरे इस वक्तव्य को किस तरह से लिया जाएगा हम कह नहीं सकते, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, तो हमारे वक्तव्य को कैसे लिया जाएगा। लेकिन हम आग्रह करेंगे कि एक बार इस वक्तव्य को उन वक्तव्यों की तरह न लिया जाए जैसा कि मिस इंटरप्रिटेशन करके लिया जाता है। इसको ठीक तरह से देखिए। ये आवाज़ है भारत के युवाओं की, और ये आवाज़ है भारत के लोगों की, और हमारा कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं, और किसी भी तरह की किसी भी सांसारिक विषय से कोई लेना देना है नहीं। आत्मा का उद्धार, आत्मा का विकास, आत्मा का कल्याण, या आपका या सबों का कल्याण, सर्वभूते रतः, ये आदर्श है, या सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये आदर्श है। तो उस प्रकाश में ये बोला जा रहा है। थोड़ा धीरज रखें, पैसेंस रखें, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जल्दी नहीं, बातों को समझें। लेकिन कब तक कोर्ट ऑफ या कंटेम्प्ट ऑफ कराते रहेंगे, कंटेम्प्ट कोर्ट का या कुछ इस तरह का आवाज़ दबाना या कुछ ऐसा करना, ये सहज नहीं है। आप में इतनी उदारता होनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि है आपके पास। कभी कभी भूल चूक हो जाती है, किसी से भी हो सकती है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हम ये चैलेंज नहीं कर रहे हैं कि वो न्यायमूर्ति अब बिल्कुल इग्नोरेंस में ऐसा है कि उसमें डूबा हुआ, ऐसा नहीं है। समटाइम्स हैपेंस, दैट्स क्वाइट नेचुरल, ये हो सकता है, ये चल सकता है। तो इसलिए हम इसको ओवरलुक करें और चीज़ों को अब ठीक से समझें। इस आदमी ने या इस न्यायाधीश ने ये तो आपको मौका दे दिया कि एक मंथन यहाँ पर चलना शुरू हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें प्रतिक्रिया में हो सकती हैं इसके अंदर, और किसी आवाज़ को दबा देना, चाहे वो युवाओं का हो या किसी का हो, वो किया जा सकता है। लेकिन ये सब टेम्पररी और ये सब बहुत ही अस्थायी हैं। वो धीरे धीरे फिर उभरेगा तो बाद में बहुत दिक्कत करेगा, इसलिए अभी उठाए तो इसको अभी ही समझें। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ के युवा पीढ़ी से बात करनी है, या कुछ संदेश जो है हम कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, तो उसको स्वीकार करना या नहीं स्वीकार करना वो आपका अपना विवेक है। लेकिन कुछ बातें हम यहाँ ज़रूर कहेंगे आपसे, और वो ये है कि पहली बात कि अगर जैसी कोई बात नहीं है। ये इन सब समस्याओं का समाधान इस तरह से हो नहीं सकता।
अब तक की जितनी क्रांतियां हैं और जितने आंदोलन हैं, एक तरह से आप देखें, और विश्व में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इस देश में ही अगर आप देखें तो क्या आपको लगता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो युवा बहुत ही क्रांतिकारी विचार लेकर आए, बहुत ही विस्फोटक विचार लेकर आए, बहुत ही शुद्ध और निर्दोष हृदय से लेकर आए, क्या स्वतंत्रता संग्राम के 75 वर्षों के बाद भी न्याय हो पा रहा है उनके साथ? क्या भगत सिंह के साथ न्याय हो गया है? क्या खुदीराम बोस या जितने सारे नाम जो लिए जा सकते हैं इसमें, क्या उनके साथ न्याय हो गया? और अगर न्याय हो गया तो फिर ये जो आवाजें आती हैं कि भगत सिंह का सपना पूरा नहीं हो सका, क्या ऐसे ही देश की कल्पना में भगत सिंह ने अपना प्राणोत्सर्ग किया होगा? या जितने भी क्रांतिकारी या जितने भी लोगों ने अपने प्राणोत्सर्ग किए, या जिन लोगों में इस लड़ाई की को लड़ा, जिन लोगों ने भी इस लड़ाई को लड़ा, जिन लोगों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान या बलिदान दिया, क्या उनके सपने पूरे हो गए? क्या गांधी जो लीड कर रहे थे उनके राम राज्य का सपना क्या पूरा हो गया? या क्या हो रहा है इसके अंदर? क्या गांधी निराश होकर नहीं, अपने जीवन काल में निराश नहीं थे? एक और आंदोलन यहाँ चला बीच में, और वो लोकनायक जयप्रकाश, हाँ, तो ऐसा करके कोई नाम था जिसने बहुत बड़ा आंदोलन किया, और उस आंदोलन में ये छात्र और युवा, इसको छात्र आंदोलन ही कहा गया था उस समय, तो उस समय भी ये सब हुआ। लेकिन आपने देखा कि थोड़े समय में ही वो कहाँ बिखर गए, आज उस पार्टी का कोई पता भी नहीं है यहाँ पर। थोड़े समय में, कुछ साल भी नहीं, कुछ वर्ष भी नहीं चल पाए, और बिल्कुल उन्होंने एकदम नर्क कर दिया, और आगे ऐसा कुछ कर दिया जो उसका एक बहुत बड़ा जो संभावना बन सकता था वो सब समाप्त हो गया। वो आपसी जो भीतर का उनकी जो चीजें हैं, विकृत चीजें, उनके कारण ये सब हो गया। तो हम इसको गिनाएंगे तो बहुत सारी चीजें, विश्व के स्तर पर बहुत सारी क्रांतियां, और यहाँ भी इस देश में भी बहुत सारी क्रांतियां, लेकिन क्या वो जो लक्ष्य था क्या वो हासिल हो सका? क्या उसमें जो भावना था, जो इरादा था, जो संकल्प था, क्या वो पूरा हुआ? नहीं हुआ। और अब आप क्या समझते हैं कि फिर अगर कोई ऐसा कोई पार्टी बनने का मतलब ही होता है कि परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन की बात करेंगे, ये ऐसी करते हैं धीरे धीरे ना, ये चालाकियां हैं सब, ये सब ना, ये इनके धूर्तता है, ये सब पॉलिटिकल जो धूर्तता है ना, ये इस तरह की धूर्तता है, ये ऐसे आते हैं। तो अभी तो हम ये कहना चाहेंगे कि क्या लगता है कि फिर एक बार सत्ता परिवर्तन हो जाए? क्योंकि जो उनका टारगेट दिख रहा है और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, वो एक तरह का छद्म या धूर्तता या पाखंड, या फिर उसमें जो हिडन एजेंडा उनका है, वो बात उसकी है। फिर अब जो युवा हैं वो निर्दोष हैं, उनको पता नहीं है ये सब बारे में। युवाओं को बरगला देना ठीक है, हम आज के युवा पर बहुत ज़्यादा भरोसा है हमारा, फिर भी हम कहेंगे कि ये जो दूसरे तत्व हैं ये इतने शातिर हैं, और इतने इनके जो वेस्टेज इंटरेस्ट हैं, और इनका डिज़ाइन इतना निफेरियस होता है कि ये युवा जो इनोसेंट है वो इतनी चालाकियों को एकदम से नहीं समझ पाता, पहले उसको इसका अनुभव लेना होता है फिर, और ये सब मास्टर होते हैं इसमें। फिर इनके जो बड़े बड़े दिग्गज बैठे पड़े हैं, जो घाघ जिनको कहते हैं, वो बैठे हैं, कमान तो उनके हाथों में है। फिर तो उसको बहुत विश्लेषण आप करेंगे, चूंकि हमारा ये विषय है नहीं तो हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जा पाएंगे। अब जाने को हम चाहें तो ये पूरी तरह से इसका हम पोस्टमार्टम करें, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अनावश्यक चर्चा हो जाएगी फिर। तभी व्यवस्था संबंधी जो बात यहाँ पर कुछ अगर आ रही है, और दूसरा वो क्या करेंगे, बिना व्यवस्था में चेंज किए होना भी नहीं है कुछ। तो अभी हमने कहा कि व्यवस्था चेंज करने से कुछ नहीं होगा और बिना व्यवस्था चेंज किए कुछ नहीं होगा, ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, लेकिन नहीं, इसको ठीक से समझें आप कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। एक छोटी सी कथा हम यहाँ लेते हैं, और इससे थोड़ा सा प्रकाश आ सकता है इसके ऊपर। कि सड़क किनारे एक कुष्ठ रोगी पड़ा हुआ था किसी देवालय के निकट। इस आशा में वो रहता था वहाँ कि जो भी देव मंदिर में जाने वाले लोग हैं वो दयालु होते हैं,
तो हमारा जो योगक्षेम है, यानी जो हमारा नीड्स है, वो सब पूरा हो जाएगा। तो वो दे दाता के नाम या दे राम के नाम, ऐसा वो आवाज़ लगाता था, या नहीं भी लगाता था तो भी लोग उसके उस दयनीय अवस्था को देखकर उसको अपना पुण्य कमाने के लिए दान या ऐसा उसकी सहायता कर देते थे। फिर तो वहीं रहता था वो। अब उस राह में मंदिर जो लोग जाते हैं, निश्चित ही उनमें परोपकार या बाकी चीज़ें रहती रहती हैं। तो इस आशा से रहता था और ऐसा होते रहता था। अब एक दिन एक व्यक्ति उधर से गुजरा, देवालय की तरफ से जा रहा होगा या देवालय से आ रहा होगा, तो उसकी नज़र उस कुष्ठ रोगी पर पड़ी। उसने कुष्ठ रोगी को देखा, बड़ी दया है उसके ऊपर, और दया जब आई तो फिर उसने ये विचार करना शुरू किया कि हम इसको कष्ट कैसे या क्या कर सकते हैं, इसमें क्या परोपकार बन रहा है, इसमें किस तरह से हम इसकी मदद कर सकते हैं। अब जो कुष्ठ रोगी था वो अपना, ऐसी गुनगुनी धूप थी जाड़े का, तो कुछ ऐसा उसको नींद जैसा लगा होगा, तो वो आंखें मूंद कर वैसे ऊँघ रहा था या स्नूजिंग कर रहा था। तो इतने में उस व्यक्ति की नज़र पड़ी उसके ऊपर, तो उसने देखा कि उसके जख्मों पर, जो कुष्ठ रोग का जख्म था, जो घाव था, उसके ऊपर झुंड की झुंड मक्खियां बैठी पड़ी थी। अब जितनी जगहों पर जख्म दिख रहे थे वहां वहां मक्खियां बिल्कुल बैठी हुई थी और एकदम चिपकी हुई थी, और उसका जो भी वहां पर रक्त होगा या जो भी होगा वो पी रही थी उसको। इसको बड़ी दया आई हुई थी, देखा कैसे इसका भला करें। तो उसने क्या किया कि उसने अपना जो अंग रखा उसने रखा था, उस वस्त्र से उसने उसके मक्खियों को भगाना शुरू कर दिया। अब वो कपड़ा खिलाने लगा जो उसका गमछा था या कुछ था उससे। अब मक्खियां तो भागने लगी, और भागने लगी तो वो पूरा उड़ा उड़ा के कपड़ा और भगाने लगा, दूर दूर तक भगाने लगा। तो ऐसा करके उसको बड़ा संतोष हुआ कि हमने बहुत बड़ी सेवा की, कि इस कुष्ठ रोगी के जख्म पर बैठी हुई ये मक्खियां जिसको पीड़ा पहुंचा रही थी, इसको हमने भगा दिया, और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम हुआ, बहुत राहत हुई। अब उनको दूर दूर तक भगा करके फिर वो उधर से लौटा, फिर यहाँ आकर इस आशा में कि वो थैंक्स करेगा, कुष्ठ रोगी थैंक्स करेगा। लेकिन थैंक्स नहीं, कुष्ठ रोगी के आंखों में क्रोध उतरा हुआ था और बड़ा क्षुब्ध, बहुत पीड़ित। और अब वो इस तरह से पीड़ित हो गया कि उसने बहुत ही कड़े शब्दों में उस परोपकारी आदमी को कहा, करे दुष्ट, तूने मेरी मक्खियां क्यों उड़ाई, तुमने मेरी मक्खियों को क्यों उड़ाया, और ये क्या कर दिया तुमने, तुमने इतना बड़ा पाप किया, तुमने इतना बड़ा अपराध किया, तुमने क्यों किया ऐसा। अब इस दयालु आदमी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कुष्ठ रोगी मानसिक रूप से विकृत है या क्या है। हमने तो एक बहुत ही सुंदर काम किया, एक बहुत ही भला काम किया, और अब ये मुझे इस तरह से घूर रहा है और इस तरह से अपशब्द कह रहा है और इतना क्रोधित होकर के और मुझे फटकार लगा रहा है, ऐसा कैसे। तो फिर उसने कहा कि भाई मैंने तो दया का काम किया, मैंने तो बहुत ही उपकार का काम किया, मुझे तो ये लगा था कि तुम मुझे थैंक्स करेगा, धन्यवाद करेगा, और तू तो गालियां बक रहा है या तो फटकार रहा है, तू तो डांट रहा है, तो इस तरह से कर रहा है। मेरे को तो ये तुम्हारा स्वभाव ही समझ में नहीं आया कि ये किस तरह से कर रहा है तो। और अब उसके उस तरह के व्यवहार से बड़ा क्षुब्ध हुआ ये व्यक्ति, और इसको तो भीतर में था कि हमने उपकार किया, परोपकार किया, और यहाँ तो उल्टा ही कुछ। तो फिर बड़ा ही उसको बड़ा पीड़ा हुआ, और फिर उसने पीड़ा वाले स्वर में उसको कहा कि तुम मुझे स्पष्ट तो करके क्या हुआ है। उसने कहा कि मूर्ख, तेरे को पता नहीं कि तू कह रहा है कि परोपकार का काम किया और दया का काम किया है, हमारे दुख को मिटाने का काम किया, हमारे दर्द को मिटाने का काम किया, लेकिन तू महामूर्ख है। तो जिस बुद्धि से ये बात सोच करके तूने ऐसा किया है, तेरी बुद्धि मूर्खों की बुद्धि है, अज्ञानियों की बुद्धि है, तूने जैसा सोचा वैसा नहीं था।
कहा फिर क्या था? कहा फिर ये था कि तू कितनी देर रह करके यहाँ मक्खियां उड़ाता रहेगा मेरा। अब उन मक्खियों को तो उड़ा दिया तुमने और दूर दूर तक भगा दिया, लेकिन तुम्हें पता है कि नई मक्खियां फिर आएंगी और नई मक्खियां फिर दसों दिशाओं से आएंगी, और वो आएंगी तो मेरा क्या बिगाड़ेंगी, मेरा क्या भला करेंगी, क्या करेंगी, तेरे को पता है कुछ? तू यहां खड़ा होकर के तू अपनी पूरी जीवन भर तो मेरी सेवा ये दे नहीं सकता। तो अब वो मक्खियां जो पहले से यहां बैठी थी मेरे ऊपर, वो मक्खियां काफी देर से बैठी थी। उन मक्खियों का मेरे साथ तालमेल हो गया था। तालमेल इस तरह से हो गया था कि जब वो जख्मों पर बैठी थी, तब तो जब उन्होंने काटना शुरू किया था, उसको पीना शुरू किया था मेरे भीतर के रस को, तो जब वो काट काट कर और जब वो उसमें प्रवेश कर रही थी, जब वो पी रही थी, तब तो बड़ी भारी पीड़ा हुई थी, लेकिन मेरा कोई बस तो चलता नहीं था, क्योंकि मैं तो पंगु हूं। तो इसलिए अब मेरा तालमेल बैठ गया था और मैं उसके साथ सहज हो गया था। और मक्खियों के साथ ये था कि जब पहले बैठी थी तो थोड़ी पीड़ा, थोड़ी नहीं बहुत ही पीड़ा, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपना तालमेल बिठा लिया, अपनी जगह बना ली, फिर उनका पेट भर गया, क्योंकि पेट मक्खियों का है कितना, तो पेट भर गया उनका। तो फिर वो अब सहज थी वहां पर। बस एक उनको पेट तो भर गया था, लेकिन बस उनका जो लालच है या उनका जो अपना कोई आंतरिक वृत्ति है, उसके अनुसार वो बैठी हुई थी। अब वो मुझे नोच नहीं रही थी, अब वो मुझे कुछ कर नहीं रही थी। उनके भरे पेट थे, बस ये था कि एक आसक्ति रहती है उनको, तो इसलिए वो बैठी थी, तो वो तो पीड़ा नहीं दे रही थी अब। और मैं सहज भी हो गया था उनके साथ, मक्खियां भी सहज थी और हम भी सहज थे। लेकिन अब जो तुमने उड़ा दिया उनको, तब दूसरे तरह की मक्खियां फिर आएंगी। तब वो तो उड़ा दिया तुमने, अब उनमें से भी कुछ मक्खियां लौट सकती हैं या दूसरे तरह की मक्खियां आ सकती हैं। और फिर एक बार जब वो मेरे पर बैठेंगी, मेरे जख्मों पर, तो फिर वो नए तरीके से अपना जगह बनाएंगी, नई तरीके से फिर मुझे नोचेंगी, फिर नई तरीके से वो अपनी जगह बनाएंगी, नए तरीके से मेरा शोषण करेंगी। फिर मेरे उसके समय जो पीड़ा मेरे को होगी, उस पीड़ा का तुमको तो अनुभव भी नहीं है फिर। तो अच्छा तो ये था कि उन मक्खियों के साथ मैं सहज हो गया था, वहीं रहती, और उनका पेट भी भर गया था, तो नोचने खसोटने की बात अब नहीं रह गई थी उनके पास। लेकिन अब दूसरी मक्खियां जो आएंगी, वो फिर से मेरे को नोचेंगी, खसोटेंगी, क्योंकि वो भूखी मक्खियां होंगी और उनके पेट खाली होंगे। इनका तो पेट भरा पड़ा था, अब ये फिर भरने के चक्कर में पेट को ये क्या क्या करेंगी, हमारा क्या क्या पीड़ा हमारे को होगी। ऐसी ढेर सारी बातें उसने कही और बहुत उलाहना दी, बहुत अपशब्द भी कहे। दयालु आदमी को बड़ा धक्का लगा। उसने अंत में विचार किया कि वो ठीक है कि मैं भला करने गया, मैं इसके पीड़ा को हरने के लिए गया, मैं तो एक सद्भावना से गया, मैं अच्छी भावना से गया, लेकिन इसका जो सत्य है वो तो बिल्कुल ही और ही तरह से है। मैंने इस विवेक का इस्तेमाल ही नहीं किया। इस आदमी ने मुझे मूर्ख कहा, अज्ञानी कहा, ये ठीक कहा, विवेकहीन कहा, ये बिल्कुल सत्य कहा इसने। मैंने तो अपने को विवेकशील माना था कि मैं इसके दुख को दूर करूंगा, लेकिन विवेक और दूरदर्शिता और जो चीजें हैं उसका दूर दूर तक मेरे में नहीं है, क्योंकि जो इसने रहस्य बताया, जो इसने तथ्य बताया, जो इसने सत्य बताया, हम तो कहीं से भी उसका कहीं से रिजेक्शन है नहीं उसका। तो सत्य तो यही है कि हमने इसको दया के बदले या परोपकार के बदले, जो कि हित इसका हो सकता था, ये सोचकर मैं गया था, लेकिन मैं तो बड़ा हित कर गया, क्योंकि ये फिर पीड़ा में भरेगा, और फिर पीड़ा में भरेगा तो बात तो सही है कि मैं कब तक यहाँ रह करके इसके मक्खी उड़ाता रहूंगा। फिर उस कुष्ठ रोगी ने कहा कि अगर तेरे पास कुछ ऐसा है तो ये नहीं कि मक्खी उड़ाता चल और एक मक्खी उड़ जाए तो दूसरी मक्खी आ जाए, ये समाधान नहीं है। मेरा समाधान ये है कि अगर तुम मेरे कुष्ठ रोग को निवृत्त कर देने का, जड़ मूल से नष्ट कर देने का कोई युक्ति अगर जानता है तो उस युक्ति को यहां अप्लाई कर। अगर ये कुछ ऐसा रहता तो मक्खियों के साथ तो मैं फिर भी सहज था,
इस बीच में तू अगर मेरा उपचार कर देता, मेरे कुष्ठ रोग की निवृत्ति कर देता, पूरी तरह से उन्मूलित कर देता, वो तेरी सच्ची सेवा होती। लेकिन ये क्या तुमने किया, अस्थायी रूप से इसको भगाया, लेकिन फिर तुम्हें पता नहीं कि विज्ञान की ये फिर लौटेंगी और फिर ऐसा होगा। तो ये जो इसने कहा, इस कथा से ही बहुत सारी चीजें आ रही हैं। फिर इस कथा से हमें उस दूरदर्शिता का या उस विवेक का अनुसंधान करना चाहिए। किसी भी चीज को जोश में या किसी सद्भावना का ही या किसी अच्छे विचार या भावना का ही संजोग करके अगर हम कोई परिणाम लेना चाहते हैं, तो ये हमें टोटालिटी में देखना होगा। एकदम से जोश में, और युवा जोश में होते हैं, या युवा जो ऊर्जा है वो कुछ और ही तरह से काम करती है, वैसा नहीं। वो जो कहते हैं कि जोश के साथ होश को भी संभालो, तो उसने जोश तो रखा अपने दया भाव का, सद्भावना का, लेकिन होश नहीं था उसमें। उसमें अज्ञानता थी। उसने पूरा अनुसंधान नहीं किया, उसने पूरी बात नहीं जानी। अब पूरे बात नहीं जाने और फिर उसने ऐसा किया तो उसका विपरीत परिणाम आया। तो वैसे ही उसकी पीड़ा तो गई नहीं, और फिर नई मक्खियां आई, फिर चूसने लग गई, और वो फिर वहीं के वहीं पीड़ा में रहा। वहीं के पीड़ा में नहीं रहा, बल्कि दोबारा से फिर जो नोच खसूट हुआ, उसको बहुत पीड़ा हुई, और उसमें और तरह का इन्फेक्शन फैला, और तरह की बातें हुई। इस छोटे से बोध कथा से हमें इस बात को समझना है कि व्यवस्था परिवर्तन से कुछ नहीं होने को, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्था परिवर्तन देखे जा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो मक्खियों के उड़ाने वाली बात है। बस कुछ मक्खियां बैठकर, यानी कोई राजनीतिक दल, कोई नेता या नेताओं का समूह, वो बैठकर काम वही कर रहा है, वो करेगा, अनिवार्यतः करेगा। वो उसके पूरे विज्ञान को हमको समझना होगा कि क्यों करेगा, कैसे करेगा। तो हमें पूरे इस विज्ञान को समझना है। इस बार भारत को, या भारत के युवाओं को, जो कि एक बड़ी शक्ति बन चुकी है और पूरे विश्व में आनंद ला सकती है, कल्याण सिर्फ अपना नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का कल्याण कर सकती है, ये शक्ति एक बड़ी संभावना है, जिसकी घोषणा बहुत पहले महापुरुषों ने की है। तो महापुरुषों से हमारा मतलब है जो लोग भविष्य को देख सकते हैं, जो बहुत सारे ऐसे आंतरिक जो उनकी सामर्थ्य है उसका उपयोग करके भविष्य की दिशा दे सकते हैं। उन्होंने दिशा भी दी है और बहुत कुछ किया है, और इस आशा में कि आने वाली पीढ़ी इसको साकार करेगी जो हम नहीं कर पाए। तो अभी भगत सिंह की आत्मा, अभी तमाम स्वतंत्रता आंदोलन के जो भी लोग हैं उनकी आत्मा, या और भी जो सच्चे लोग हो सकते हैं उनकी आत्मा, या बहुत सारे ऐसे मनीषी यहाँ पर आई, उनकी आत्मा भी इस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। ये भारत कभी युवाओं का देश बनेगा, और युवा पीढ़ी में जो सामर्थ्य होगा, उसमें वो सामर्थ्य को, ये जो हमारा मार्गदर्शन या अधूरी बात रह गई, इसको वो पूरा करेंगे। तो ये आशा लेकर वो आज भी उनकी आत्मा प्रतीक्षा कर रही है, और भी बहुत कुछ हम इसमें कह सकते हैं। तो इसको आपको समझना है, इस विषय को आपको ठीक से समझना है। फिर व्यवस्था परिवर्तन से कोई बात नहीं होगी। व्यवस्था परिवर्तन से वही होगा जो अभी कुष्ठ रोगी का कहा गया ना, उससे अधिक कुछ नहीं हो सकता है। फिर तो फिर दूसरे आएंगे। अब आप देख रहे हैं कितने आते ही रहते हैं। अब हम किसी का नाम नहीं लेंगे, और हमें ज़्यादा नाम उस संबंध में है भी नहीं पता तो कौन सी पार्टी है, क्या पार्टी है। लेकिन हाँ, ये आपके सामने प्रत्यक्ष है कि कितनी पार्टियां, या जो भी पार्टियां यहाँ आई गई, सरकार बनाई, या बहुत सारा आपके कल्याण का काम किया, लेकिन अभी तो कोई कल्याण हुआ नहीं। और ये सर्च अनुसंधान ये कहता है कि शोषण और किया, और बहुत सारा शोषण और किया। अब वो पूरा इतिहास वहाँ पर है, हमारा ये विषय वैसे है नहीं, और बाकी सब आपको पता ही है, तो इसमें हम क्या कहें। और आज तो सोशल मीडिया में सब भरे पड़े हैं, किस नेता का क्या स्कैम है, क्या उसका बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं वहाँ पर। अच्छे जो हैं उनका भी पता है, और जो बुरे हैं उनका भी पता है। तो वो सारा डिटेल्स आपके पास है। हम तो कुछ ऐसे सूत्र को कहना चाह रहे हैं जहाँ से बड़ी घटना घट सके, जहाँ से प्रत्येक युवा का
अपना सौभाग्य उदित हो सके। और प्रत्येक इस देश के युवक का सौभाग्य अगर उदित होता है तो इस संपूर्ण देश का सौभाग्य उदित होगा, और इस संपूर्ण देश का सौभाग्य अगर उदित होता है तो संपूर्ण विश्व का सौभाग्य उदित होगा। इस अपेक्षा के साथ इस विषय को हमने लिया है। फिर तो पहले तो आप ये समझ लें कि व्यवस्था परिवर्तन जैसा कुछ नहीं है। उसने कॉकरोच कहा, ये वास्तव में आप कॉकरोच हैं या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक का जो इतिहास है वो आपको कॉकरोच बनाकर ही रखा गया है। वो कॉकरोच ही आप हैं। अगर कॉकरोच की कोई महिमा नहीं है, कॉकरोच की कोई गरिमा नहीं है, कॉकरोच सबसे निम्न और निकृष्ट है, तो ये अभी तक यही बनाकर आपको रखा गया है। तो उसने जो भी कहा अपने पावर के मद में या अहंकार में या अपने शिक्षा दीक्षा या जो न्यायाधीश है या कोई है तो उसके, या और भी जो कुछ कह रहे हैं आपको, कोई पॉलिटिकल लीडर है या कोई भी कुछ कह रहा है, तो वो जो भी कह रहा है ना वो एक तरह से आप समझो तो अगर ठीक से गौर करो तो एक तरह से वो ठीक कह रहा है कि अब तक उन्होंने कॉकरोच ही बनाकर रखा है, कॉकरोच हो वो दूसरे संदर्भ में उसने कहा। लेकिन स्थिति अगर आप देखो तो आप कॉकरोच पहले भी और आज भी और इनकी जो योजना है उसके हिसाब से आगे भी आप कॉकरोच ही रह जाएंगे। तो कॉकरोच नहीं होना है आप। अभी वो कह रहे हैं हाँ तुम कॉकरोच हो, आप कॉकरोच नहीं हो। कॉकरोच में और आप में बहुत अंतर है। आप किसी भी तरह से, ये कोई ऐसी बात तो हो नहीं सकती कि कॉकरोच, उसने कहा कि तुम कॉकरोच हो या सब कॉकरोच हैं। अब ये दूसरे जो आ रहे हैं आपका उद्धार करने के लिए वो भी इसको एक लेकर के कि आप कॉकरोच हैं। नहीं, कॉकरोच आप निश्चित रूप से पहले से ही, कॉकरोच की जो बात है आपकी स्थिति को कॉकरोच की तरह ही रखा गया है। जो कहीं का भी यूथ हो इस देश का तो उसका जो भी होना चाहिए, जिस तरह से उसका मंगल होना चाहिए वो तो नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो हम क्या कह सकते हैं, कॉकरोच ही कहेंगे फिर। क्योंकि कॉकरोच जिस तरह से आप ले रहे हैं तो आप ये दिखा रहे हैं कि कॉकरोच आपने इतना निकृष्ट कहा, इतना नीच कहा। मैंने भी कहा कि ऐसा नहीं कहना था, लेकिन वास्तविक स्थिति जो है वो भी यही है। इन्होंने कॉकरोच ही बना के रखा। तो ध्यान रखिए, कॉकरोच जो बना के रखा है इसने, और फिर अभी जो ये दूसरा आएगा ये क्या करेगा, ये भी कॉकरोच ही बना के रखेगा आपको। वही कुष्ठ रोगी वाली बात, मक्खियां भाग गई और जिस आदमी ने इसमें अपने को, तो वो तो फिर भी दयालु था, वो तो फिर भी उसमें, लेकिन ऐसा समझो कि अगर मक्खियों में कोई विवेक हो, मक्खियों में कोई समझदारी हो, तो एक मक्खी या मक्खियों का झुंड अगर उस कुष्ठ रोगी को पी रहा था तो दूसरे जो मक्खी होंगे उनको होता कि ये कब उड़ जाएं यहां से या कब हट जाएं, तो हम जाकर पिए फिर इसको, मक्खियों का दूसरा झुंड। तो मक्खियों का दूसरा झुंड अगर ये चाह रहा है कि ये कुष्ठ रोगी है, यहां मेरा आहार है, तो इस कुष्ठ रोगी को ये जो पहले वाली मक्खियों ने पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, तो ये बड़ी देर से हैं, तो इसलिए अब हम इसको कैसे इसको ले लें और इसका कैसे हम आहार बना लें इसको। अब उसमें अगर वो षड्यंत्र करें और षड्यंत्र करके किसी तरीके से, और फिर उन मक्खियों को भगाने का षड्यंत्र करके अगर वो मक्खियों को भगा दें तो इनको मिल जाएगा फिर से मौका कि हाँ वो जाकर वो फिर बैठकर और फिर वो अपना शोषण शुरू करें। तो वो जो दयालु आदमी था उसकी बात आप भूल जाएं, वो तो दया की भाव से किया था उसने, उसमें विवेक और दूरदर्शिता का भाव था। लेकिन मक्खियों के ऐसे गिरोह से कोई और गिरोह, जो एक गिरोह पी रहा था, दूसरा गिरोह अगर फिर से एक्टिव हो जाए और एक्टिव होकर कुछ ऐसा षड्यंत्र करे वहां पर कि वो मक्खियां भाग जाए वहां से, ताकि वो जाकर फिर बैठकर उसको पिए, तो ये संभावना है वहां पर। और मक्खियों के दुनिया में वो संभावना बनती है कि नहीं बनती है, लेकिन यहां पर ये संभावना जरूर है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, अगर ये जो कॉकरोच केवल आप नहीं है बल्कि पूरे, आप देखें ये जो जनता है उनके लिए कॉकरोच ही है ये, या फिर कुष्ठ रोगी का वो रेफरेंस लें तो फिर वो शोषण करने वाली बात है इसके अंदर। तो ऐसे करके वो एक दूसरा गिरोह षड्यंत्र करके आ सकता है। मक्खियों के यहाँ तो नहीं, लेकिन यहाँ
अगर हम इसी मेटाफोर को अगर हम लेकर के मनुष्यों के संसार में जाएं तो आप यही देख रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी पी रही है, फिर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी बैठकर देख रहे हैं कि इस कुष्ठ रोगी का, एक कुष्ठ रोग या कह लो या कॉकरोच कह लो, कॉकरोच के लिए भी हम कुछ कहेंगे, तो इसमें वो बैठ रही है देखकर कि वहां इतने देर से वो पी रहे हैं, अब हमारा चांस कब आएगा, हमारा मौका कब आएगा। तो वो षड्यंत्र करते रहते हैं। मक्खियों का गिरोह, जैसे मैंने कहा कि षड्यंत्र करें, तो मनुष्यों के जगत में ये षड्यंत्र आप देखते ही रहते हैं। एक सत्ता वाला, सत्ताधारी पी रहा है, और दूसरा जो सत्ता में नहीं है, विरोधी, वो क्या कर रहा है, वो इसी योजना में बनाए हुए कब इसको भगाएं, इस मक्खी को कब भगाएं, मक्खियों के इस झुंड को कब भगाएं, इस पॉलिटिकल पार्टी को कब भगाएं, और हम कब जाकर के काबिज हो जाएं उसके ऊपर, ताकि अब हम पीना शुरू करें। यही खेल इस देश में चल रहा है। पिछले 75 वर्षों में आप देख ही रहे हैं कितने बार ऑपोजिशन आया या कितने बार दूसरे लोग आए, तो ये वही चल रहा है। बस ये पूरे साल यही करते रहते हैं, षड्यंत्र करते रहते हैं। एक पी रहा है, एक शोषण कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, वो अब इसको भगा करके कैसे हम पीने लग जाएं, चूसने लग जाएं। यही चूसने का काम चल रहा है बस। और आपको कुष्ठ बना के रखा गया है, पंगु बना के रखा गया है। ये खेल खत्म होना चाहिए। ये खेल कौन खत्म करेगा? ये खेल जो खत्म करेगा, उसको खत्म करने का षड्यंत्र भी ये करते रहते हैं। उसमें जो भी लोग इनके खिलाफ बोलेंगे, जो कुछ भी कहेंगे, वो जो भी होगा, और बिल्कुल इनका एक नेक्सस बना हुआ है अंदर अंदर, आप समझ नहीं पाएंगे इस चीज को। तो उसको समझने के लिए नहीं समझ पाएंगे ऐसा नहीं, उसके लिए काफी डीप डाइव करना पड़े, बहुत गहरे अनुसंधान करने पड़े, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से है। तो ये कुछ बातें तो बहुत ही स्पष्ट हैं, लेकिन जो बहुत गहरी बातें हैं वो थोड़े गहरे अनुसंधान में जाकर ही हम प्राप्त कर सकते हैं। ये बातें जो कही जा रही हैं ये गहरे अनुसंधान की है, और वैसे आपकी आंखों देखा सच है। ये क्या गलत है इसमें? ऑपोजिशंस क्या करते रहता है, बस वो वैसे षड्यंत्र करता रहेगा, और तरह तरह से उसमें बस यही कि इनको कब भगाएं, भाई एक ही एजेंडा उसके पास है, सत्ता कैसे प्राप्त कर ले, सत्ता कैसे प्राप्त कर ले, यानी इस कुष्ठ रोगी को अगर हम कैसे शोषण और करें, तो उसके लिए जो दूसरे बैठे पड़े हैं उनको भगाओ। तो ये सब आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा और गहरे में चाहिए। तो इस बार उस कुष्ठ रोगी की तरह उड़ाना नहीं है इनको। ये सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होने वाला। सत्ता परिवर्तन से कुछ होने वाला होता तो हर बार या बहुत बार यहाँ सत्ता परिवर्तन होते रहता है, लेकिन आपकी स्थिति में कोई सुधार हुआ ऐसा तो है नहीं, और स्थिति बिगड़ती चली गई। जैसा कि आप खुद कह रहे हैं, बिगड़ती चली गई। जितनी समस्याओं को आप गिनाते हैं उसमें क्या है, यही कि हमारी स्थिति बिगड़ती चली गई। तो बिगड़ती चली गई और ये परिवर्तन होते रह रहा है, और हर बार ये आते हैं, हर बार कुछ कहते हैं। तो हमें इस बार मूल जो समस्या है, जो जड़ से, देखो शाखाओं का उपचार करने से कुछ नहीं होना है, हम ये कर देंगे वो नहीं, मूल में जाना है। बीमारी अगर कुछ है तो मूल स्वस्थ है, वहां पर ना मूल को हमें पकड़ना पड़े, जो जड़ है उसको देखना पड़ेगा। यहाँ पर उस जड़ को समझें आप। जड़ को समझे बगैर, रोग को जड़ से समझे बगैर अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप, ठीक है, सद्भावना तो है आपके पास, जुनून भी है आपके पास, आपको पलट देने का, बदल देने का, और कल्याण का, वेलफेयर का, ये सब इंटेंशन तो है। जैसे उस व्यक्ति का था इंटेंशन की भाई इसकी स्थिति को हम सहज कर देंगे या इसको सुखी कर देंगे, इसके पीड़ा को हटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि उसमें दूरदर्शिता का अभाव था, उसमें विवेक का अभाव था, उसमें इंटेलेक्ट का अभाव था, उसमें अनुभव का अभाव था। तो इसलिए हमें इस बात को समझना है, इस युवाओं को समझना है, और जो लोग भी अपने जीवन के प्रति और अपने जीवन के साथ साथ दूसरा जो जीवन है उसके प्रति अगर थोड़ी भी संवेदना रखते हैं, तो उन सभी को पहले इस बात पर मंथन करना है कि ये जैसे तैसे परिवर्तन से नहीं होने वाला है, ये मक्खियों को उड़ाने से नहीं होगा, ये सत्ता परिवर्तन से नहीं होगा। वो एक उड़ेगा, एक का परिवर्तन होगा, और दूसरा आके चिपकेगा। बस यही चल रहा है, यही होता रहता है, यही होता रहेगा। तो विश्व पहले से ज्यादा इस समय समृद्ध हुआ है हर बात में। अब तक जो होता रहा है खेल, वो चलो ठीक था, बहुत सारी वहाँ हेल्पलेसनेस थी, लेकिन आज विश्व जिस तरह से आया है सामने,
और जैसा अपने पहले संदेश में हमने कहा था कि एक स्वर्णिम भविष्य दिखाई पड़ रहा है, न सिर्फ भारत का बल्कि संपूर्ण विश्व का, क्योंकि भारत बदलेगा तो संपूर्ण विश्व बदलेगा, ये ध्यान रखना है। इसके पीछे विज्ञान है, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, तो उस विज्ञान को हम चर्चा करेंगे कभी। लेकिन अभी आप मान के चलिए सूत्र कि अभी संपूर्ण विश्व के भाग्योदय का समय है इस समय। और संपूर्ण विश्व का भाग्योदय कहाँ से होना है, इसको संपूरित कौन करेगा, इसको साकार कौन करेगा, ये भारत के लोग स्वीकार करेंगे। भारत के लोग उसको साकार करेंगे। और भारत के लोगों में भी इस समय जो युवा हैं, जैसा हमने चर्चा के आरंभ में कहा, ये बहुत बड़ी संख्या इस समय है। इस समय भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, और युवा देश है, और इन युवाओं के पास पोटेंशियल है। थोड़ा सा मार्गदर्शन इनको चाहिए होगा। मार्गदर्शन करने वाले जो बैठे पड़े हैं वो गिरोह वाले, कि वो फिर बरगला के बहका कर और फिर अपना उल्लू, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है उनको, तो इस तरह से है। तो हम उस संबंध में जो हम कहेंगे आपको, जो डिटेल्स देंगे, तो वो अपेक्षा हमसे नहीं करिए कि वो तो आपको है ही, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, आप अच्छे से जानते हैं। वहां पर मूल सूत्र जो है उसको हमको देना है पहले। तो ध्यान रखिए, मैंने कहा कि कॉकरोच बना के रखा है, आप कॉकरोच आपको बना कर रखा गया है। और अब कॉकरोच क्यों बना के रखा गया है, तो कॉकरोचों के संबंध में है कि एक हम इस छोटे से प्रसंग से समझने की कोशिश करते हैं इससे, कि कॉकरोच ही तो नहीं होते ना, कॉकरोच होते हैं तो फिर चमगादड़ भी होते हैं, और चमगादड़ होते हैं तो फिर छिपकलियां भी होती हैं, और छिपकलियां होती हैं तो फिर उल्लू भी होते हैं, तो उल्लू होते हैं तो अब सांप भी होते हैं, तो मेढक भी होते हैं। अब ये सांप, मेढक, चमगादड़ या जो कुछ भी अभी और हम कह सकते हैं, उसमें क्यों हमने कहा, वो ये कहा कि अगर कॉकरोच हैं तो खाली कॉकरोच तो ही नहीं होते, ये जो दूसरे जीव यहां पर हैं, छिपकली। अब छिपकलियां क्या हैं, कॉकरोच को खाती हैं वो। मेढक क्या है, कॉकरोच को खा जाते हैं वो। या कई पक्षी हैं, उल्लू वगैरह, बगुला वगैरह, ये सब इनको खा जाते हैं। तो ये वहां बैठे पड़े हैं और इनका ये रहता है, वो अपना शिकार है, वो तो अपना सहज है उनके लिए। तो कहते हैं कि अब एक बड़ा कोई जंगल था, उसमें कई तरह की पशु पक्षी आदि रहते थे। फिर तो वहां भोजन का अभाव तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन नए नए भोजन की तलाश में, नए नए भोजन की तलाश में अब फिर अनुसंधान करने के लिए जासूस निकले उनके। तो निकलते रहते हैं, वैसे भी आप देख ही रहे हैं यहाँ सत्ता में जो लोग हैं, सब जासूसों का एक बड़ा मकर जाल है, आप देखते ही रहते हैं। तो इस तरह से हम छोटे से प्रसंग से ले रहे हैं। तो किसी दूसरे जंगल का जासूस उस जंगल में आया, जो जंगल बड़ा समृद्ध था, और खास करके वहां पर जो भी उनके इंटरेस्ट की चीजें हो सकती थी, वो बहुत ही भरपूर मात्रा में थे वहां पर। लेकिन उस जंगल में सबसे बड़ी जो आबादी थी वो किनकी थी, वो कॉकरोचेस की थी, जिन्हें हम तिलचट्टे भी कहते हैं। वेराइटी वेराइटी के तिलचट्टे, वेराइटी वेराइटी के कॉकरोच। अब उनका जो अनुसंधान करता था, उसने कहा कि ये कॉकरोच जो है वो सबसे सुंदर, उनके देश में ये मान्यता थी, कॉकरोच सुंदर भोजन है, प्रोटीन से भरपूर, हर तरह से सामर्थ्य देने वाला, और जितने भी तरह से भोजन के जो आवश्यक गुण हो सकते हैं वो सबसे संपन्न है, रिच है, सुपर फूड है। तो उसने जाकर फिर उस जासूस ने खबर किया कि उस जंगल में हमने देखा है ये कॉकरोचों की बहुत बड़ी बस्ती है, पूरा का पूरा उनका राज्य ही है, वैरायटी वैरायटी के वहां कॉकरोच हैं। तो कैसे इसको करना है अब आप देखें। तो उधर से अब वो जो राज्य था उसमें कौन सब थे, वही जो अभी हमने नाम लिया, छिपकली भी, तो चमगादड़ भी, तो मेढक भी, तो वैसे वैसे कहा कि अरे ऐसी अगर बात है तो फिर तो उसी देश में चलना चाहिए, फिर कैसे करें फिर। तो ऐसे करके उन्होंने फिर इधर ही अपना रुख किया। अब यहाँ आकर देखा कि ये तो कॉकरोच हैं और बहुत समृद्ध इनका यहाँ साम्राज्य है।
अच्छी खासी संख्या है, सब ताजे मोटे हैं और बहुत सुंदर है। लेकिन समस्या ये हो रही थी कि ये इतने यूनाइटेड हैं, जासूस ने कहा कि ये इतने यूनाइटेड हैं कि अगर कोई भी इनकी तरफ अगर चलता है तो ये सारे भड़ जाते हैं और ये सारे एक साथ भिड़ करके ये सारे कॉकरोच उसकी जान निकाल देंगे, क्योंकि इनके अपने तौर तरीके हैं, ये कुछ और ही नस्ल के हैं। तो इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल पीड़ित कर देती हैं, या कुछ ऐसा इनके भीतर रहता है जो अपना कुछ करके और उसका नुकसान कर देते हैं, क्योंकि यूनाइटेड बहुत है। इनका जो सबसे बड़ा जो क्वालिटी है वो ये है, इनकी यूनिटी है। तो जब तक ये यूनाइट रहेंगे तब तक इनका कुछ नहीं हो सकता। और इसकी जो राज्य व्यवस्था है, इसकी जो व्यवस्था है वो इतनी सुंदर है कि इनकी यूनिटी को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसका राजा जो है, हमने देखा कि हमारे राजाओं की तरह नहीं है, वो बहुत न्यायप्रिय है। वो अपने प्राणों का उत्सर्ग करके भी अपने प्रजा की रक्षा करता है। और भी बहुत सारे ऐसी क्वालिटीज हैं जो इनका इतना सशक्त बनाता है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है, यूनिक बनाता है। तो बड़े मुश्किल है इसके लिए। तो ऐसे करके उन्होंने अब देखा कि क्या योजना बनाया जाए, क्योंकि उनके मुंह में तो पानी था और फिर उनको ज़रूरत भी थी। तो कहा कि कुछ करो, इसमें कैसे करें। तो फिर वो छिपकलियों ने, फिर चमगादड़ों ने, फिर दूसरे जो भी थे वहाँ उल्लू वगैरह, उन सभी ने मीटिंग करी और सब उसके जो थिंक टैंक थे, जो बड़े बड़े विशेषज्ञ थे, उन्होंने बुद्धि निकाला। फिर कहा कि वही कोई फार्मूला ऐसा निकाला उसमें से, और फार्मूला निकाल के अब उन्होंने अपने जासूसों को और तरीके से, उसमें से कुछ छिपकलियाँ थी, उसमें कुछ मेढक थे, उसमें कुछ और तरह की जैसे उनके भक्षण करने वाले जीव थे, वो सब पहुँचे। और पहुँच करके उन्होंने वहाँ क्या किया, वही कूट डालो। कूट डालने का मतलब कि अब कैसे इनको कमज़ोर करें, इसके लिए तरह तरह से षड्यंत्र, बहुत सारे षड्यंत्र होते रहते हैं। तो ऐसा करके उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। और कामयाबी हासिल किया तो क्या किया कि एकदम से जो कॉकरोच थे आपस में ही गुत्थम गुत्थी करने लगे। सब एक दूसरे से इनकलाब जिंदाबाद करने लगे, सब एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लग गए। बड़ा भारी आंदोलन खड़ा हो गया। अब जो भी राजा था, जो भी वहां पर न्यायप्रिय था या कैसा था, जो भी था, वो सारा तहस नहस हो गया। और तहस नहस होने के बाद क्या हुआ, अब किसी क्षेत्र में और किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में उन्होंने बांट लिया क्षेत्रों को। अब क्षेत्र को बांट लिया तो छिपकली ने कहा कि इस क्षेत्र को हम देखेंगे, अब उधर मेढक ने कहा कि हम देख लेंगे। आप कोई चिंता नहीं करिए, आपका राजा तो बिल्कुल खत्म है, आपकी व्यवस्था तो कुछ है ही नहीं, कोई आप चिंता नहीं करिए, हमें देखिए, हम बिल्कुल आपकी सही रक्षा करेंगे, सही सुरक्षा करेंगे। तो ऐसा करके छिपकलियों ने, मेढकों ने और दूसरे दूसरे जो भी थे उनका भक्षण करने वाले, उन्होंने अपने हिस्से बांट लिए और हिस्से बांटकर वहाँ वहाँ अपना शासन व्यवस्था कर लिया। और जो इतने समृद्ध थे और जो इतने शक्तिशाली थे, जिन पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ, कोई भी अगर आक्रमण करने आया, उनको खाने की कोशिश की या उनका शोषण करने का प्रयास किया, तो ये सारे मिलकर चिपक जाते थे, उसकी शामत आ जाती थी, वो भाग चलता था। लेकिन सारी यूनिटी टूट गई, सारा कुछ खत्म हो गया और अपने ही लोगों में इतना ज़्यादा बगावत फैल गया कि इसको मौका मिल गया और ये सब ऐसे करके उन्होंने पूरा ही नस्ता नाबूद कर दिया, सब खत्म कर दिया। बहुत समय तक ये चलता रहा, तरह तरह के तिक्रम चलते रहे। उसके बाद बहुत समय बाद कुछ ऐसी घटना घटी और उस घटना में अब फिर से एक मौका मिला, क्योंकि इसको देखने वाला कोई और था जो देख रहा था कि इतना समृद्धशाली ये राज्य था इनका, कॉकरोचों का, और ये कहाँ से ये सब चमगादड़ और कहाँ से ये इनका भक्षण करने वाले मेढक आदि, उल्लू आदि, सांप आदि, ये सब आकर घर कर गए, इनका शासन कर रहे हैं और इनको नष्ट कर दिया इन्होंने। फिर उसे बात समझ में आई। फिर जो बूढ़ा राजा था उससे उसने संपर्क किया, बात किया कैसे ये सब हुआ, फिर उसने सारी बातें कही और वहां से फिर एक सूत्र निकल कर आया। तो वो जो मित्र था उसका, या जो भी सहानुभूति उसको हुई, वो कौन था, वो केकड़ा था। केकड़ा आप जानते हैं, तो केकड़ा, और वो भी
बहुत ही बड़े नस्ल के केकड़े होते हैं, जिसको हम गोश्त केकड़ा कह सकते हैं या फिर कोकोनट केकड़ा, ऐसे कुछ बड़े नस्ल का केकड़ा था। बहुत सामर्थ्यशाली था। उसने कहा कोई चिंता नहीं करो। और फिर उसने एक आश्वासन दिया। फिर उन्होंने अपने केकड़ों को, तो केकड़ों का राजा था, फिर अपने केकड़ों को बुलाया और उस केकड़ों को बुला करके जगह जगह के क्षेत्रों में उनको डिप्यूट कर दिया। और कालांतर में उन केकड़ों ने क्या किया, बस किसी केकड़े ने उस मेढक के गर्दन को अपने क्लॉज में, अपने पिंस में, अपने पंजा में जकड़ा और जकड़कर वहीं उसका गला चीर दिया। तब तक चीरता रहा जब तक उसका प्राणांत नहीं हो गया।